नमस्कार, आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की शायद ये पहली घटना है। आपको मालूम है कि पिछले दिनों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, एक यूनियन टेरिटरी में भी हुआ। इन 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे और यूनियन टेरिटरी का नतीजा जो है वो 4 मई को आया। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज 29 मई है। 25 दिन, सिर्फ 25 दिन में चुनाव नतीजा आने के बाद 2 राजनीतिक दलों का विघटन शुरू हो जाए, ये भारतीय राजनीति के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ। देश में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो चुनाव हारी ना हो कभी, और अब शायद ही कोई पार्टी बची होगी जो कभी चुनाव जीती ना हो। तो चुनाव हारना और जीतना ये जनतांत्रिक प्रक्रिया का और संसदीय जनतंत्र का एक तरह से अनिवार्य अंग है। आप चुनाव जीतेंगे भी, आप चुनाव हारेंगे भी। कोई न स्थायी रूप से हारता ही रहता है, ना कोई जीतता रहता है। ऐसे में चुनाव हारने के बाद पार्टियों का विघटन नहीं होता। कुछ लोग इक्का दुक्का पार्टी छोड़कर चले जाएं, वो अलग बात होती है। हंग असेंबली या हंग पार्लियामेंट आ जाए, उसमें सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त हो, दल बदल हो जाए, ये भी सामान्य बात हो गई है। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन पार्टी विघटित होना शुरू हो जाए, ये प्रक्रिया देखने को नहीं मिली। बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। 1984 में बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें आई, पार्टी में विघटन नहीं हुआ। उसके अलावा आप देखिए, पश्चिम बंगाल की ही बात करें तो 2016 में 34 साल बाद लेफ्ट फ्रंट सत्ता से बाहर हो गया। आज 15 साल से ज़्यादा हो गए, पार्टी विघटित नहीं हुई। इसी तरह से आप दूसरे राज्यों में देख सकते हैं। अभी हाल ही में जो है उड़ीसा में 24 साल से ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद बीजू जनता दल के नवीन पटनायक और उनकी पार्टी हारी है, लेकिन पार्टी में कोई विघटन नहीं हो रहा है। 1-2 सांसद या विधायक इधर उधर हो रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन 2 राज्यों में पार्टियों का, और लंबे समय से जमी हुई पार्टियों का, पुरानी पार्टियों का, ऐसा नहीं है कि चुनाव से पहले पार्टी बनी थी और चुनाव का नतीजा आया और पार्टी जो है ख़त्म होने लगी। 2 पार्टियों की, 2 राज्यों का जिक्र कर रहा हूँ। पहले शुरू करता हूँ दक्षिण से। दक्षिण में तमिलनाडु का चुनाव आया, एक नई पार्टी चुनाव जीत गई, टीवी के एक्टर विजय की पार्टी। जोसेफ विजय की पार्टी को 107 सीटें मिल गई 234 में से। बहुमत नहीं मिला, लेकिन बहुमत का जुगाड़ हो गया। और उस बहुमत के जुगाड़ में अन्ना द्रमुक, जो लंबे समय से सत्ता में रही और अगर सत्ता में नहीं रही तो नंबर 2 की पार्टी रही, उसके 25 विधायकों ने अपनी पार्टी से विद्रोह करके टीवीके का विजय का समर्थन किया जब उन्होंने विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। उसके बाद से 6 या 7 विधायक अन्ना द्रमुक के विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देके टीवीके ज्वाइन कर चुके। आमतौर पर चुनाव के तुरंत बाद कोई विधायक या सांसद अपनी सदस्यता से इस्तीफा नहीं देता। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीतते हैं, बड़ा पैसा खर्च होता है, बड़ी मेहनत लगती है। तो आसानी से जो है वो दल बदल, अगर पहले 1/3 था, अब 2/3 लोग टूटकर किसी दल में मर्ज हो सकते हैं, उसका नियम है, वो हो जाए तो अलग बात है। अन्यथा इंडिविजुअल विधायक राज्यसभा में तो होता है, लेकिन विधानसभा या लोकसभा में इस्तीफा देकर दूसरी पार्टी में चले जाएं, ये बहुत रेयर होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन जो क्रम चल रहा है उसमें लग रहा है कि धीरे धीरे अन्ना द्रमुक आधी पार्टी, मतलब विधायक दल, खाली हो जाएगा, उसी ओर बढ़ रहा है। यही स्थिति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की है। वहाँ पार्टी के अंदर से विद्रोह के जिस तरह के स्वर उठ रहे हैं, वरिष्ठ नेता जो कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे, वो जिस तरह से पार्टी के खिलाफ, नेतृत्व के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के कामकाज की शैली के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के काम, जब सरकार थी, सरकार के कामकाज के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार और पार्टी की राजनीतिक शैली के खिलाफ बोल रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत दिन तक बनी नहीं रह पाएगी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप तृणमूल कांग्रेस के विघटन का इंतज़ार कीजिए, और वो प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है।
लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि टीएमसी कब टूट जाएगी या एआईएडीएमके कब टूट जाएगी। मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है और दूसरे दलों में ऐसा क्यों नहीं होता है या नहीं हुआ। और भी पार्टियां हारी हैं, डीएमके भी चुनाव हारी, सत्ता में थी। अन्ना द्रमुक तो सत्ता में भी नहीं थी, डीएमके सत्ता में थी, चुनाव हार गई। आप केरलम में देखिए तो सीपीएम लेफ्ट फ्रंट सत्ता में था, वहाँ इस तरह का विघटन दिखाई नहीं दे रहा है। 10 साल लगातार सत्ता में था इसके बावजूद। तो विघटन का कारण पार्टी में उसके 2 कारण होते हैं। एक, जो नेता है उसका अगर जनता की नब्ज पर उसकी उंगली, उसका हाथ ना हो और उसका जनाधार खिसक रहा हो, तब जो है उस दल में भगदड़ मचती है। दूसरा, जब पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों के मन में ये बात आने लगे कि अब आगे पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, इस पार्टी के सिंबल पर हम चुनाव अगला नहीं जीत सकते। देखिए, जो भी विधायक सांसद होता है उसकी नज़र एक ही बात पर होती है कि अगर अभी जीत गए हैं, अगले चुनाव में जीत की संभावना कितनी है। तो पहले वो कॉन्स्टिट्यूंसी तलाशता है कि क्या ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाएंगे, तो वहाँ से टिकट फिर से पाने के लिए कोशिश में लगा रहता है और कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स भी करता है। अगर लगता है कि किसी तरह से जीत गए थे इस बार, अगली बार यहाँ से नहीं जीतेंगे, तो नई कॉन्स्टिट्यूंसी की तलाश में लग जाता है। पार्टी में इस तरह का काम करने लगता है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी अगले चुनाव में बदल जाए। लेकिन जब उसको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी बदल दें या न बदलें, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम चुनाव हारने ही वाले हैं, तब वो नए दल की तलाश करता है कि कहाँ से, किस पार्टी के सिंबल पर लड़ने से चुनाव में जीत की संभावना बढ़ जाती है। चुनाव के बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि इस पार्टी से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, इससे लड़ेंगे तो हार जाएंगे। तो संभावना की बात होती है, कहाँ ज़्यादा संभावना है। तो तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक के नेताओं को लग रहा है कि ई पलनीस्वामी जनाधार वाले नेता नहीं हैं। जयललिता आखिरी जनाधार वाली नेता थी अन्ना द्रमुक की। उनके बाद पार्टी का जो विघटन शुरू हुआ, पहले झगड़ा हुआ, पार्टी में टूट हुई, कई फैक्शंस बन गए और उसके बाद ई पलनीस्वामी कानूनी तरीके से अदालत के जरिए पार्टी पर कब्जा कर पाए। लेकिन जनता ने और अन्ना द्रमुक का जो कार्यकर्ता या समर्थक वर्ग है उनको उसका वैसा साथ नहीं मिला जैसा जयललिता के समय मिलता था। यही कारण है कि 5 साल की इतनी भारी एंटी इनकम्बेंसी डीएमके की थी, लेकिन लोगों ने अन्ना द्रमुक, जो प्रमुख विपक्षी दल था, उसको नहीं चुना। एक नई पार्टी जिसका कोई इतिहास नहीं है, टीवीके जिसका कोई संगठन नहीं था, उस पार्टी को सत्ता सौंप दी। तो लोगों को लगा कि भाई अब तमिलनाडु की जनता हमारी पार्टी को विकल्प के रूप में ही नहीं देख रही है। अगर वो कल विजय से नाराज़ होगी तो डीएमके को चुनेगी या किसी और पार्टी को चुन लेगी, अन्ना द्रमुक को नहीं चुनेगी। तो उनको ये समझ में आ गया कि अब इस पार्टी में रहना यानी अपने राजनीतिक भविष्य को अंधकार में धकेलने जैसा है। तो जो कहावत है कि भाई जब जहाज़ डूबने वाला होता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं, तो ये डूबते जहाज़ के चूहे हैं जो भाग रहे हैं। इनको समझ में आ गया है कि इस जहाज़ को डूबने से कोई बचा नहीं सकता, सवाल सिर्फ है कि कितने समय में। तो अन्ना द्रमुक की कहानी तमिलनाडु की राजनीति से खत्म होने की ओर बढ़ रही है। ये पार्टी कब वर्तमान से भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस पार्टी का भविष्य नहीं है ये दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अन्ना द्रमुक के जो विधायक हैं, सांसद तो है नहीं, जो विधायक हैं वो अपने राजनीतिक विकल्प की तलाश कर रहे हैं और उनकी समस्या ये है कि डीएमके में उनको जगह मिलेगी नहीं, या डीएमके से ज़मीन पर इतनी लड़ाई लड़ी है कि डीएमके में जाना उनके लिए संभव नहीं होगा। डीएमके भी उनको स्वीकार करेगी ये भी कहना मुश्किल है। लेकिन एक नई पार्टी दिख रही है जिसके पास कोई हिस्टोरिकल बैगेज नहीं है और जनता का समर्थन है, जनता में उसकी लोकप्रियता है, तो उसके साथ जाने पर एक नई राजनीतिक पारी शुरू कर सकते हैं। इसलिए लगातार जो है
अन्ना द्रमुक से विधायकों का जाना टीवीके की ओर बना हुआ है और आने वाले दिनों में ये और बढ़ने वाला है। तो जब राजनीतिक भविष्य न दिखे नेता को, तब वो विकल्प तलाशता है, और जब वो विकल्प तलाशता है तो ऐसी पार्टी की ओर देखता है जिसको जन समर्थन मिला हुआ हो, या जिसको जन समर्थन मिलने की उम्मीद हो, और मिला है तो बने रहने की उम्मीद हो। तो तमिलनाडु को देखें तो विकल्प के रूप में टीवीके नज़र आती है, और कोई पार्टी नहीं नज़र आती, न तो डीएमके, न कांग्रेस और न ही बीजेपी। इन तीनों पार्टियों में से कोई उनको विकल्प के रूप में नज़र नहीं आती। उनको लगता है कि सिर्फ टीवीके विकल्प है एकमात्र, जिसको जनता का समर्थन हासिल है। इसके साथ जाकर हम अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रखने की उम्मीद कर सकते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में आ जाइए। पश्चिम बंगाल में तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था, राजनीतिक इतिहास ही है कि जो एक बार गया वो गया, वो लौट कर नहीं आता। कांग्रेस 1977 में गई थी, 5 दशक होने जा रहे हैं, आज तक लौट कर नहीं आ पाई। लौट कर आना तो दूर, लौट कर आने की स्थिति में भी या उसकी संभावना भी नज़र नहीं आती, धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही है। इसी तरह से सीपीएम 15 साल पहले गई, अभी तक उठ नहीं पाई है, और न उठने के कोई संकेत मिल रहे हैं। ये ठीक है, कैडर बेस्ड पार्टी है, 2, 4, 6 विधानसभा सीटें जीतती रहेगी चुनाव दर चुनाव। उससे ज़्यादा कि वो सत्ता में फिर से आ जाएगी, इसकी कोई संभावना नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक ही पार्टी टीएमसी के लोगों को दिखाई दे रही, वो है भारतीय जनता पार्टी। सब उसकी ओर उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं, और जिस तरह का मैंडेट मिला है और जिस तरह से मिला है, केवल क्वांटिटी की बात नहीं, मैंडेट की क्वालिटी की भी बात, और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो वातावरण बना है, वो चीख चीख कर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत लंबे समय के लिए सत्ता में रहेगी। तो इसलिए टीएमसी के लोगों को, मतलब ऐसे लोग हर पार्टी में होते हैं कि पार्टी के कामकाज से, व्यवहार से असंतुष्ट होते हैं। सत्ता है तो सरकार के कामकाज से असंतुष्ट होते हैं, किसी नेता के व्यवहार से असंतुष्ट होते हैं, लेकिन जब तक पार्टी सत्ता में रहती है चुपचाप बने रहते हैं। तो सबसे पहले ऐसे लोग शोर मचाते हैं। यही हो रहा है तृणमूल कांग्रेस में। उसके बाद उसके नीचे की रैंक के जो नेता होते हैं, उसके नीचे के जो नेता होते हैं, वो फिर उनको लगता है कि कहाँ जाएं। तृणमूल कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसकी कोई विचारधारा नहीं है। तो इसलिए विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उस पार्टी में नहीं है। उस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, उनका और पार्टी का संबंध शुद्ध रूप से ट्रांजैक्शनल था। अब वो संबंध खत्म हो गया है। पार्टी कुछ देने की हालत में नहीं है, बल्कि पार्टी तो और बुरी हालत में है। उसके एक नेता अभी गिरफ्तार हुए हैं। उनके घर के पास से खेत से करोड़ों रुपए बरामद हुए, खेत में गाड़ कर रखे हुए थे। ये कल ही की खबर है। भ्रष्टाचार के मामले, गुंडागर्दी, हिंसा, हत्या, बलात्कार के मामले, ये सब मामले सामने आ रहे हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि टीएमसी का दुर्दिन 4 मई को नहीं आया। 4 मई से उसके दुर्दिनों की शुरुआत हुई है। अभी ममता बनर्जी को और बुरे दिन देखने हैं। अब उनकी हालत ये हो गई है जिनको एक समय अग्निकन्या कहा जाता था। 4 मई को नतीजा आया, तब भी बहुत से लोग कह रहे थे कि वो लड़ाका है, लड़ेंगी। तो अब वो क्या कर रही हैं? वो कविता लिख रही हैं। जो छोड़कर जा रहे हैं उनको कोस रही हैं कि दगाबाज हो, गिरगिट हो। ये उन्हीं लोगों को कह रही हैं जो कल तक उनका झंडा, उनकी पालकी उठाकर चलते थे। तो इसका मतलब निराशा के गर्त में ममता बनर्जी लगातार डूबती जा रही हैं। उनके नेताओं, कार्यकर्ताओं को छोड़िए, ममता बनर्जी को भी उम्मीद नहीं है कि वो सत्ता में लौट कर आएंगी। इसलिए सत्ता की बात तो बहुत दूर, ममता बनर्जी को लग रहा है कि क्या उनकी पार्टी पॉलिटिकली सरवाइव कर पाएगी। 5 साल बाद जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तब टीएमसी की क्या हालत होगी? क्या टीएमसी की हालत वही होगी जो आज सीपीएम की है और कांग्रेस की है? ऐसा हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, बल्कि मुझे लगता है और बुरा हाल होगा। कांग्रेस के साथ फायदा था आज़ादी के आंदोलन की विरासत का, सीपीएम को फायदा था अपनी विचारधारा का,
कैडर बेस्ड का। तृणमूल कांग्रेस के पास ये दोनों चीज़ें नहीं है और उनकी नेता और उनके नंबर 2 अभिषेक बनर्जी दोनों कोई उम्मीद नहीं जगाते। इनका अपना कोई राजनीतिक भविष्य नज़र नहीं आता। इसलिए मैं कह रहा हूं अन्ना द्रमुक से भी ज़्यादा तेज़ भगदड़ मचेगी तृणमूल कांग्रेस में। वो अभी तक पूरी तरह से मची नहीं है, तो उसका एक कारण ये है कि बीजेपी ने अभी दरवाज़ा खोला नहीं है। बीजेपी ने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद करके रखा है तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के लिए। वो कब और किसके लिए खोलेगी ये बीजेपी ही तय करेगी, लेकिन मानकर चलिए कि कुछ लोगों के लिए दरवाज़ा खुलेगा और ज़रूर खुलेगा, और ख़ास तौर से लोकसभा सदस्यों के लिए, राज्यसभा सदस्यों के लिए। मुझे नहीं लगता विधानसभा सदस्यों, अपवाद की बात छोड़ दीजिए, विधानसभा सदस्यों के लिए बीजेपी तृणमूल कांग्रेस के विधानसभा सदस्यों के लिए अपना दरवाज़ा खोलेगी, क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है। उसके पास जो है वही बहुत है। तो 25 दिन में 2 बड़े राजनीतिक दलों का, अपने अपने राज्य के मजबूत राजनीतिक दलों का ऐसा विघटन भारतीय राजनीति में इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये चेतावनी हर राजनीतिक दल और हर नेता को है। जनता से जुड़ाव जारी रखो, जनता की उपेक्षा मत करो। सत्ता में होने का मतलब अहंकार नहीं होता है। अहंकार आएगा, जनता से नाता टूटेगा, तो यही हाल होगा जो तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक का हो रहा है और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का हो रहा है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।